हेलो फ्रेंड्स। तो हम स्टडी कर रहे थे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में इससे पहले की वीडियो में हमने वो तीनों मेथड सीखे जो आपके सिलेबस में हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। किस तरह से अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आपको दी जाएं तो आप उनको सॉल्यूशंस कैसे निकालोगे। ठीक है, तो ये तीन मेथड आपके सिलेबस में हैं और तीनों मेथड हम इससे पहले की वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। जैसा कि आज हम स्टडी करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2। एक्सरसाइज 3.2 में कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जहां पर हम सॉल्व करेंगे कोई ना कोई मेथड यूज़ करके, इसीलिए हमने उसको पहले ही सीख लिया है। हालांकि हमारे बुक में वो चीज़ बाद में है, लेकिन उसको हमने इसलिए पहले सीखा है क्योंकि अभी हमें यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो हेडिंग डालते हैं एक्सरसाइज 3.2। तो एक्सरसाइज 3.2 और यहाँ पर क्वेश्चंस हम समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 हम सॉल्व करेंगे। टेन स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th फॉर्म द पेयर ऑफ, यानी क्वेश्चन नंबर 1 है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। देखिए, ग्राफिकली सॉल्यूशंस निकालने को बोल रहा है यहाँ पर और फॉर्म करना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, ये प्रॉब्लम्स दी गई है, वर्ड प्रॉब्लम्स। इसमें आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स में फॉर्म करना है, उसके बाद इसका सॉल्यूशन निकालना है ग्राफिकली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th took part in mathematics quiz. The 10 student of class 10th took part in mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. बहुत ही सिंपल सवाल है, आप समझें कि सवाल क्या कहने की कोशिश कर रहा है। जैसे हम यहां से करें लेट द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। जो क्लास 10th के बच्चे ने क्या किया है, मैथमेटिक्स क्विज में जो पार्टिसिपेट किया है, 10 स्टूडेंट्स किए हैं ना पार्टिसिपेट। तो मान लेते हैं कि उसमें नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं, तो नंबर ऑफ बॉयज़ मान लेते हैं x पार्टिसिपेट किए हैं और नंबर ऑफ गर्ल्स y हमने मान लिया है कि पार्टिसिपेट किया है। तो पहला कंडीशन इन्होंने ये बताया है कि नंबर ऑफ बॉयज़ और नंबर ऑफ गर्ल्स, टोटल स्टूडेंट्स जो पार्टिसिपेट किए हैं मैथमेटिक्स क्विज में वो 10 है। तो अगर टोटल स्टूडेंट पार्टिसिपेट किए हैं 10 हैं, तो इसका मतलब x और y का सम अगर करते हैं तो x प्लस वाई का अगर हम सम कर दें तो ये 10 आएगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 बन गई। ठीक है, टोटल स्टूडेंट्स यानी बॉयज़ और गर्ल्स को मिला के अगर हम पार्टिसिपेशन देखें तो x प्लस वाई इक्वस टू 10 के बराबर हो गया। ठीक है, दूसरी कंडीशन ये रखी है कि नंबर ऑफ गर्ल्स जो हैं वो 4 ज़्यादा है नंबर ऑफ बॉयज़ के। इसका मतलब ये y जो है y 4 ज़्यादा है, तो y में से अगर x निकालोगे तो ये 4 ही तो आएगा। अब अरे भाई, यहाँ पर ये बता रखा है कि नंबर ऑफ गर्ल्स 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़। तो अगर y 4 यूनिट ज़्यादा है x से, तो y में से x निकालोगे तो 4 ही आएगा। ठीक है, y में से x निकालोगे तो 4 ही तो आएगा, 4 आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर बन गई। तो 2 इक्वेशंस फॉर्म कर गई। अच्छा, ये वाली कंडीशन अगर किसी को समझ में नहीं आई है तो वो ऐसे भी समझ सकता है कि देखो, यहाँ पर हमने क्या किया, x लिखा नंबर ऑफ बॉयज़ और यहाँ पर हमने लिखा नंबर ऑफ गर्ल्स y। अब इसमें सवाल में यह बता रखा है कि नंबर ऑफ गर्ल्स ऑलरेडी 4 ज़्यादा है और इसका मतलब ये 4 कम है। तो अगर हम इसमें 4 ऐड कर दें तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। और फाइनली आप देखो ना, y x अगर उधर ले जाओ तो y माइनस एक्स 4 के बराबर है। तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन एक ही बात तो लिखी हुई है। तो आप चाहो तो इस तरह से समझ सकते हो, चाहो तो इस तरह से आप समझ सकते हो। जिस तरह से आपको जो है सरल पड़े आप उस तरह से समझो या समझ में आए। ठीक है, तो y माइनस एक्स इक्वस टू 4। अब देखिए, यहाँ पर हम सॉल्यूशंस निकालते हैं। ये एल्जेब्रिकल फॉर्म ऑफ जो प्रॉब्लम्स दे रखे हैं हमको वर्ड प्रॉब्लम्स के फॉर्म में, क्वेश्चन नंबर 1 का पहला वो एल्जेब्राइक फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर लिया। ठीक, अब एल्जेब्राइक फॉर्म से हम क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। बिल्कुल, एल्जेब्राइक फॉर्म में है, हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। लेकिन इन्होंने कहा है कि फॉर्म करना है लीनियर इक्वेशन, लेकिन ग्राफिकल सॉल्यूशंस निकालना है। ठीक है,
सबसे पहले हम एल्जेब्राइक सॉल्यूशंस निकालते हैं, फिर हम आपको बताएंगे कि ग्राफिकल सॉल्यूशंस कैसे निकाला जाता है। एल्जेब्राइक सॉल्यूशंस कैसे निकालेंगे, तो आप देख रहे होंगे कि ये दो इक्वेशन है, इसमें कौन सा मेथड हम लगा दें जो सबसे सरल पड़े, जिसमें डायरेक्ट एक्स और वाई की वैल्यू निकल आए। तो अगर हम इसमें हम एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं। एलिमिनेशन मेथड में क्या करते थे कि दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते थे, एक कोफिशिएंट एक्स का कोफिशिएंट या वाई का कोफिशिएंट बराबर करके। अगर साइन नेगेटिव होता था तब, अगर साइन नेगेटिव होता था तो डायरेक्ट हम ऐड कर देते थे एक्स और वाई का कोफिशिएंट बराबर करके। तो यहाँ से देखो, अगर हम यहाँ दोनों इक्वेशंस को अगर हम ऐड कर देते हैं, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं, तो एक्स माइनस का और एक्स प्लस का कैंसिल हो जाएगा और वाई प्लस वाई 2y आ जाएगा। तो यहाँ से देखो 2y इज इक्वल्स टू 10 + 4 14। तो y की वैल्यू क्या आ गई, तो आपको y की वैल्यू 14/2 आ गई, यानी 7 आ गई। ठीक है, 2 7 14। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। अगर y की वैल्यू 7 आ गई तो इसका क्या पता चला, y की वैल्यू 7 आ गई, इसका मतलब हो गया कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स थी जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था क्लास 10th से, वो थी 7। ठीक है, नंबर ऑफ गर्ल्स जो पार्टिसिपेट किए थे वो कितनी, 7 थी। और बॉयज़ जो है वो 4, ये 4 ज़्यादा थी तो ये 4 कम होंगी, तो 7 में से 4 निकाल दो तो कितना आएगा, 3 आएगा। लेकिन आप कहोगे ऐसे कैसे निकाल दो, तो ठीक है, आप ना इन दोनों इक्वेशन में से किसी भी इक्वेशन में ये y की वैल्यू जो है 7 यहाँ पर पुट कर दो। जैसे इक्वेशन नंबर 1 में हमने y की वैल्यू पुट कर दिया 7। ठीक है, तो आप देखो x प्लस वाई की वैल्यू 7 और इज इक्वल्स टू 10। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 माइनस 7, और ये 10 - 7 कितना होता है, 3। तो x की वैल्यू 3 आ गई। नंबर ऑफ बॉयज़ कितने आ गए, तो नंबर ऑफ बॉयज़ आपको हो गए 3 है। तो वही चीज़, तो नंबर ऑफ बॉयज़ हमने 3 लिखा है, क्योंकि 4 ये ज़्यादा है, तो बस 4 अगर ज़्यादा है तो 7 में से 4 निकाल दो तो नंबर ऑफ बॉयज़ आ जाएंगे। तो आप यहाँ से ये देख पा रहे हो कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज़, नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज़ जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं क्लास 10th के मैथमेटिक्स क्विज में, तो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं 7 और नंबर ऑफ बॉयज़ हैं 3। ठीक, क्योंकि 4 ये ज़्यादा है, दूसरी कंडीशन में ये भी रखिए, इस कंडीशन में। ठीक है, 4 ये ज़्यादा है, तो ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं 3 और 7 होंगे इस तरह से। ठीक, तो ये था एल्जेब्राइक रिप्रेजेंटेशन, और एल्जेब्रा तरह से हम सॉल्व करके डायरेक्ट एक्स वाई के वैल्यू निकाल दिए, पता करके ये हो जाएगा। 7 और 3 क्या है, सॉल्यूशंस हैं, इन दोनों इक्वेशंस के सॉल्यूशन है, यहाँ से पता कर सकते हैं। लेकिन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप कैसे बनाओगे, आप क्या करोगे, एक्स और वाई का वैल्यू बना लोगे। ठीक है, एक्स और वाई का, ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है, और इस इक्वेशंस को हम बनाते हैं, ये इक्वेशंस जो है, ये इक्वेशंस को हम ड्रा करते हैं इस एक्स वाई प्लेन के अंदर। यहाँ पर ये ऑरिजिन है, ठीक है, 0। अब इस इक्वेशंस को ड्रा करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 को ड्रा करते हैं इस प्लेन के अंदर। ड्रा करने का क्या तरीका होगा, तो इक्वेशन नंबर 1 को ड्रा करने का तरीका होगा ये कि x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10 है। एक बार x इक्वल्स टू 0 रखो तो y की वैल्यू 10 आ गई, तो यानी कोऑर्डिनेट आया 0, 10। एक बार y की वैल्यू 0 रखो, y की वैल्यू 0 रखो तो x की वैल्यू आ गई 10, इसका मतलब कोऑर्डिनेट आया 10, 0। यानी ये जो लाइन है x प्लस वाई इक्वल टू 10, ये किससे पास करेगी, इन दोनों पॉइंट से पास करेगी। एक बार 0, 10 से पास करेगी और 10, 0 से पास करेगी। 10, 0 कहीं अप्रॉक्स यहाँ पर लाई कर रहा होगा और 0, 10 कहीं यहाँ पर लाई कर रहा होगा, तो ये 0, 10 है और ये 10, 0 है। इसका मतलब जो ये लाइन होगी, इस लाइन का इक्वेशन बता सकते हो आप, बिल्कुल बता सकते हो इस लाइन का इक्वेशन। इस लाइन का इक्वेशन, इसी लाइन को तो ड्रा किया है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10, इसी लाइन को तो हमने ड्रा किया है। ठीक है, तो ये पहली लाइन यानी जो पहली इक्वेशन है उसको हमने इस तरह से ड्रा किया। दूसरी लाइन भी इसी तरह से ड्रा करेंगे, बिल्कुल दूसरी लाइन जो होगी वो भी इसी तरह से ड्रा ही होगी। ठीक है, तो दूसरी लाइन देखते हैं कैसे क्या होता है इसमें, किन किन पॉइंट से पास करती है। तो दूसरी लाइन देखो आप यहाँ से, y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 4। अब देखो एक बार x को वैल्यू 0 रख दो, एक बार x की वैल्यू 0 रखा तो y की वैल्यू कितनी आ गई, तो यहाँ 0 रखो तो y की वैल्यू 4 आ गई, यानी 0, 4 से पास कर रही है ये लाइन। दूसरी बार क्या है कि आपको y की वैल्यू 0 रखनी है, अगर y की वैल्यू 0 रखो तो x माइनस उधर जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -4, यानी ये -4, 0 से पास करेगी। तो इन दोनों पॉइंट से पास करेगी, यानी 0, 4, यानी x एक्सेस पर नहीं जाना है, 0, 4, यानी ये 4 हो जाएगा, ये 0, 4 हो जाएगा। और एक और पॉइंट से पास करेगी ये -4, 0, -4, कहाँ पर होगा, ये -4, 0 यहाँ पर होगा, तो ये -4, 0 से पास करेगी। ठीक है, ये लाइन पास करेगी।
तो आप देख पा रहे होंगे कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये जो किस इक्वेशन है, ये इक्वेशन है y माइनस एक्स इक्वस टू 4, ये इक्वेशन है y माइनस एक्स इक्वस टू 4, ठीक। इस लाइन का इक्वेशन क्या है, तो y माइनस एक्स इक्वस टू 4, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो x माइनस वाई प्लस 4 इक्वस टू 0, क्योंकि x को उधर ले गए, y को उधर ले गए, इक्वल टू के एक तरफ 0 कर दिए, एक तरफ 0 एक तरफ सारे वेरिएबल्स और कांस्टेंट कर दिए, ठीक है। तो इक्वेशंस को आप इस तरह से लिखो, चाहे इस क्वेश्चन को आप इस तरह से लिखो, दोनों ही चीज़ सीखे, दोनों ही चीज़ें जो है ठीक है। ये जो लाइन है वो इस लाइन का इक्वेशन है, और ये जो लाइन है वो इस लाइन का इक्वेशन है, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पर जो हमारे पास सॉल्यूशन आया वो क्या है, 7 कामा 3, यहाँ पर 7 कामा 3 आया ना, तो आप ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये क्या होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएगा यहाँ पर 7 कामा 3, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएगा 7 कामा 3 नहीं होगा, 3 कामा 7 होगा, क्योंकि एक्स एक्सेस को पहले प्लॉट, एक्स एक्सेस पे पहले चलते हैं ना, तो एक्स कोऑर्डिनेट पहले प्लॉट करेंगे, वाई कोऑर्डिनेट बाद में प्लॉट करेंगे, तो ये आ जाएगा 3 कामा 7, ठीक है, 3 कामा 7। मतलब हमने ये मान लिया है कि एक्स एक्सेस पर हमने नंबर ऑफ बॉयज़ ले लिए, एक्स क्या है, नंबर ऑफ बॉयज़ है, और वाई क्या है, नंबर ऑफ गर्ल्स है, तो बस वही चीज़ है कि यहाँ से 3 कामा 7 ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल के आया है। और ये क्या बता रहा है कि नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं, एक्स एक्सेस पर चले होंगे तो 3, और नंबर ऑफ गर्ल्स कितने, वाई एक्सेस पर चले होंगे तो ये 7, ठीक है। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, लेकिन यहाँ पर आपको एल्जेब्राइक रिप्रेजेंटेशन तो पूछा नहीं था। अगर एल्जेब्राइक रिप्रेजेंटेशन आप निकाल रखे हैं तो आपने तो बना दिया, लेकिन आपसे तो डायरेक्ट केवल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पूछा था। तो जब आप ग्राफ में इस प्रॉब्लम्स को ड्रा करेंगे, ये जो दो इक्वेशन हैं, इन दोनों इक्वेशंस को जब आप ग्राफ में बिल्कुल अच्छे से आप मेजरमेंट लेकर ड्रा करोगे, तो ये अपने आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो 3 कामा 7 आ जाएगा। जब दोनों लाइन्स को ड्रा करोगे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अपने आप 3 कामा 7 हो जाएगा, अगर आप सही से मेजरमेंट करके जो है ड्रा करते हो प्लेन पेपर पे। ऐसे आप, क्योंकि हमने जो 10 कामा 0, 0 कामा 10, माइनस 4 कामा 0 और ये 4 कामा 0 कामा 4, ये जो पॉइंट्स लिए एक एजम्पशन है, ये एजम्पशन है, तो यहाँ पर तो नहीं आया है, लेकिन ग्राफ पेपर पर जब आप ड्रा करोगे तो ये डायरेक्ट आ जाएगा। अच्छा, जो भी बच्चे इससे पहले का वीडियो हमारा देखे हैं तो वहाँ पर हमने बताया था कि एक वीडियो हमने पूरा ग्राफ पेपर पर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का जो है ड्रा करके ग्राफिकल मेथड यानी एल्जेब्राइक मेथड भी बताया हुआ है कि कैसे एल्जेब्रा से सॉल्व करते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो 2 वेरिएबल्स में होती हैं, इसी चैप्टर से। और उसके बाद हम उनको ग्राफ पर ड्रा करके भी बनाए हैं। तो ग्राफ पर अगर आपको ये बनाना है तो ग्राफ पर भी ड्रा करके बनाओगे तो उसमें आपको एल्जेब्रा मेथड से सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं, वो अपने आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 3 कामा 7 आ जाएगा। वही चीज़ ये हमसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में पूछ रखे हैं। तो यही सारी चीज़ें थी ये क्वेश्चन नंबर, और इतना बेसिक क्वेश्चंस थे ये, ठीक है। तो हम चलेंगे अब अगले क्वेश्चंस पे, अगले क्वेश्चंस देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2, यानी पहले का ही पार्ट 2 हम लगा रहे हैं। 5 pencils and 7 pens together cost 50 rupees, whereas 7 pencils and 5 pens together cost rupees 46. Find the cost of 1 pencil and that of 1 pen. तो ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करना है सवाल को, तो ये तो आप सीख ही गए क्वेश्चन नंबर 1 में बिल्कुल डिटेल में, जैसा कि हमने डिस्कस किया। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 जो है, यहाँ पर अगर हम देखें तो हम इसे एल्जेब्रिकली सॉल्व करते हैं। यहाँ पर अगर मान लेते हैं लेट पेंसिल और पेन की बात की गई है, यहाँ पर पेंसिल और पेन की बात की गई है। पेंसिल का दाम हम मान लेते हैं x रुपया, एक पेंसिल का दाम, ये एक पेंसिल का दाम है, और एक पेन का दाम मान लेते हैं y रुपया, ठीक है। तो x रुपीज़ पर पेंसिल लिख देते हैं, नहीं तो आप भूल सकते हो, y रुपीज़ पर पेन, ठीक। तो एक पेंसिल का दाम x रुपया है और एक पेन का दाम y रुपीज़ है। अब यहाँ पर हमसे क्या बताया गया, 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज़। तो देखो इक्वेशंस कैसे बनाते हैं। 5 पेंसिल्स इसमें बोला, तो एक पेंसिल का दाम x रुपया है, तो 5 पेंसिल का दाम 5x रुपीज़ होगा। भाई एक पेंसिल का दाम x रुपया है तो 5 पेंसिल का दाम 5x होगा। एक पेन का दाम कितना है, तो एक पेन का जो रेट है वो y रुपीज़ है, तो 7 पेन का कितना होगा, तो 7 इंटू वाई होगा। और ये टोटल कॉस्ट कितना बताया है, 50 रुपीज़। इक्वेशन नंबर 1 बन गई। इक्वेशन बनाते कैसे हैं, अब हम यहाँ पर कैसे करें, इक्वेशन बनाते कैसे हैं। अगर आप यहीं पर नहीं सीख पाओगे तो आगे तो बहुत कठिन सवाल आपको मिलने वाले हैं,
इसके कंपेयर में बहुत कठिन सवाल, कठिन हालांकि कुछ नहीं है, इसके कंपेयर में, ठीक है। तो इस तरह से एक क्वेश्चन हम बनाते हैं। दूसरी कंडीशन भी हमने दे रखा है, वेयर एज 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर। 7 पेंसिल, तो एक पेंसिल का जो रेट है वो x है, तो 7 पेंसिल का रेट हो जाएगा 7x, और एक पेन का रेट कितना है, y रुपीज़ है, तो यहाँ पर बोल रहे हैं 5 पेन लेना है, तो 5 पेन का जो रेट है वो 5y हो जाएगा, और यहाँ पर जो टोटल कॉस्ट है वो 46 रुपीज़ आई। इक्वेशन नंबर 2 आ गई है, ठीक। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन, यानी x और y की वैल्यू हमसे पूछे हो आप। भाई x की, एक पेंसिल का दाम x रुपीज़ है, y पेंसिल, और एक पेन का रेट कितना है y रुपीज़, हमसे एक ही पेन और एक पेंसिल का दाम आपसे हमसे पूछ रहे हो, ठीक है। तो एक पेंसिल और एक पेन का दाम यानी रेट हमसे पूछा जा रहा है, तो हम एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे, और एक्स वाई की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे। ये जो दो इक्वेशन है यहाँ से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे देखिए, कौन सा मेथड लगाया जाए, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएं या एलिमिनेशन मेथड लगाएं, कौन सा मेथड लगाएं। अब देखो यहाँ पर हमारे पास चॉइस है, क्या चॉइस है, यहाँ पर हमसे ये थोड़े ना बोला है कि सवाल को आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सॉल्व करके लाना, तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पर होती है चॉइस। तो जो सबसे सरल होगा वही हम लगाएंगे मेथड। अब सबसे सरल मेथड क्या है यहाँ पर, तो सबसे सरल मेथड यहाँ पर है कि हम इस इक्वेशंस में एलिमिनेशन मेथड लगा दें। एलिमिनेशन मेथड कैसे, देखिए, इस ऊपर वाला इक्वेशन नंबर 1 को आप ना करो 7 से मल्टीप्लाई, और इक्वेशन नंबर 2 को आप मल्टीप्लाई करो 5 से। तो आपको क्यों मल्टीप्लाई करें, आप करो तो बहुत सिंपल हो जाएगा सवाल। अभी अगर एक क्वेश्चन नंबर 1 को आपने 7 से मल्टीप्लाई किया इधर, और 7 से मल्टीप्लाई फिर इधर भी तो करना होगा, तभी तो चेंज नहीं आएगा, तो दोनों तरफ आपको मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो दोनों तरफ 7 से इधर भी मल्टीप्लाई किया, 7 इससे इधर भी मल्टीप्लाई किया, 5 से इधर किया और 5 से इधर भी किया आपने मल्टीप्लाई। एक क्वेश्चन नंबर 1 थी, एक क्वेश्चन नंबर 2 थी, लेकिन अब मल्टीप्लाई करने के बाद हो जाएगा, ऊपर की इक्वेशन क्या हो जाएगी, 7 × 5 = 35 x, 7 × 7 = 49 y इज इक्वल्स टू 7 × 5 = 35, ठीक। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 क्या होगी, देखिए, 5 से 35 x, 5 × 5 = 25 y, 5 × 30 और 5 × 20, 3 × 23। इस तरह की इक्वेशन बन के आएंगे मल्टीप्लाई करने के बाद, ये इक्वेशंस बन के आएंगे, ठीक है। अब यहाँ से करना क्या है कि इन दोनों इक्वेशंस को आप माइनस कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो इसमें से। तो अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये सब माइनस हो जाएगा, तो 35 प्लस का और 35 माइनस का तो कैंसिल हो जाएगा, 49 प्लस का और 25 माइनस का, तो 49 - 25 कितना हो गया, तो 9 में से 5 गए 4, और 4 में से 2 गए 2, ठीक है। इज इक्वल टू 0 - 0, 5 में से 3 गए 2, और 3 में से 2 गए 1, 120, यानी 24y कितना बराबर है 120 के। अगर 24y बराबर है 120 के, तो y बराबर किसके होगा, 120 डिवाइडेड बाई 24, तो 12 × 12, 12 × 2 = 24, 2 × 5 = 10। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि y की वैल्यू 5 आ गई। भाई y की वैल्यू कैंसिल होकर कितना आ गई, 5 आ गई। अगर y की वैल्यू 5 आ गई है तो इस इक्वेशन में आप y का वैल्यू रख दो, इस इक्वेशन में y का वैल्यू रखो। इस वाली इक्वेशन में नहीं, मल्टीप्लाई करने के बाद वाली इक्वेशन में मत रखो, आप डायरेक्ट उस वाली जो रॉ इक्वेशन थी उसमें भी रख सकते थे, जो पहले इक्वेशन थी उसमें भी रख सकते थे, उससे भी वैल्यू का आंसर आ जाता, ठीक है। तो y = 5 अगर आ गया तो पहले जो इक्वेशन थी बिना विदाउट मल्टीप्लिकेशन की वो ये थी 5x + 7y, 5x + 7y = 50 थी, ये इक्वेशन थी, ये तो इक्वेशन थी। y की वैल्यू 5 रख दो यहाँ पर, तो y की वैल्यू अगर आप 5 रख दोगे 7 × 5 = 35, 5x + 35 = 50, तो 5x 50 - 35, 5 में से 10 में से 5 गए 5, 4 में से 3 गए 1, 4 में से 3 गए 1, और 5x, तो x की वैल्यू कितनी है 15/5, 15/5, तो 5 × 15, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। आप हमसे ये कहेंगे कि अगर मान लीजिए मल्टीप्लिकेशन के बाद यहाँ पर y की वैल्यू अगर 5 आई है तो यहाँ y की वैल्यू 5 रखते और इस इक्वेशन को सॉल्व करते तो क्या आंसर ना आता, बिल्कुल आता आंसर। तो फिर हमने क्यों नहीं किया, हमने वो किया जो सरल था हमारे लिए। अब भाई आपको क्वेश्चंस आपको लगाना है, तो जो सबसे सिंपल मेथड होगा सवाल उसी मेथड में तो आप लगाओगे एग्जामिनेशन में। ऐसा तो है नहीं कि आपके पास पूरा दिन है,
जिस मेथड से चाहो। हाँ, अभी आपके पास पूरा टाइम है, तो आप जिस मेथड से चाहो। वाई की वैल्यू ये 5 निकली, यहाँ रख के देखो आंसर आएगा वही, यहाँ रख दोगे तो भी आंसर आएगा। इस रॉ वाली इक्वेशन में यानी जब मल्टीप्लाई नहीं किए थे 7 से तो रख दिया तो भी यही आंसर आया। यहाँ भी रख दोगे, किसी भी इक्वेशन में आप रख दोगे आंसर आ जाएगा, उसकी फिर आपको फिक्र नहीं करनी है, वो आंसर आ जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आई 5, y की वैल्यू कितनी आई 5, इसका मतलब एक पेन का दाम कितना था 5 रुपीज़, 5 रुपीज़। और x की वैल्यू कितनी आई 3, इसका मतलब एक पेंसिल का दाम कितना था, एक पेंसिल का था 3 रुपीज़। आ गया हमारा आंसर। कहा है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करो, तो फिर वही x और y बना के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे, दो इक्वेशन बनेंगी। इन दोनों इक्वेशंस को जब आप ड्रॉ करोगे, इन दोनों इक्वेशंस को, ये वाली इक्वेशंस को बिना मल्टीप्लिकेशन के आपको ग्राफ पर बनानी है। अगर आप बनाओगे इनको, तो जब आप इन दोनों इक्वेशंस को ड्रा करोगे, बनाओगे, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होगा इन दोनों इक्वेशंस का वो क्या होगा, तो आप कहोगे x, y होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो ये हो जाएगा 3, 5, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल के आएगा जब इन दोनों इक्वेशंस को आप ड्रा करोगे, ग्राफिकल बनाओगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी, जो बातें हम यहाँ पर समझाने का प्रयास कर रहे हैं आपको आप तक पहुँच रही होंगी। और हम अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2, find out whether the lines representing the following pair of linear equations intersect at a point, are parallel और कोइंसिडेंट। ये तो बहुत सिंपल सवाल है, देखिए कैसे। ये जो a1/a2 और b1/b2 और c1/c2 क्या चीज़ हैं, ये बात आपको पता है, बिल्कुल अच्छे से हमने इसको समझाया है, वही लेक्चर नंबर 1 या 2 में हमने इसे पढ़ा है। ठीक है, तो हमारे वीडियोज़ इसीलिए बिल्कुल एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। मतलब आपको अगर पूरा चैप्टर पढ़ना है तो पहले वीडियो से पढ़ना स्टार्ट करो, और हर एक वीडियो देखोगे तो ही आप कनेक्ट कर पाओगे इन चीज़ों को। ठीक है, a1/a2, b1/b2, c1/c2 को पहले हम कंडीशन लिख लेते हैं। जैसे क्या होता है कि जैसे यहाँ पर 2x + 4y = 10 है, या -10 = 0 है, 5x + 11y + 14 = 0 है। ठीक है, तो a1/a2 क्या होता था, अरे भाई x के जो कोफिशिएंट होते थे, x के कोफिशिएंट, उनको पहली वाली इक्वेशन के x के कोफिशिएंट को a1 बोल देते थे, और दूसरी वाली इक्वेशन में x के कोफिशिएंट को a2 बोल देते थे। ठीक, y का जो कोफिशिएंट था पहली इक्वेशन में, y का जो कोफिशिएंट था उसे हम b1 बोल देते थे, और दूसरी इक्वेशन में y का कोफिशिएंट क्या होता था, उसे हम b2 बोल देते थे। इक्वेशन नंबर 1 में जो कांस्टेंट टर्म था उसे हम c1 बोल देते थे, इक्वेशन नंबर 2 में जो कांस्टेंट टर्म था उसे हम c2 बोल देते थे। ठीक, अब इनका रेशियो निकालिए a1/a2, तो a1/a2 क्या रेशियो निकलेगा 2, भाई इसका कोफिशिएंट क्या है 2 है, इसका कोफिशिएंट क्या है 5, तो 2/5 इसका। फिर इस तरह से हम रेशियो निकालते थे a1/a2, b1/b2, c1/c2, और अगर ये तीनों आपस में बराबर हो जाएं, मान लो कि ये तीनों आपस में बराबर हो जाएं, तो हम कहते थे कोइंसिडेंट सॉल्यूशन, कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन का मतलब क्या होता है, तो कोइंसिडेंट लाइन का मतलब होता है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इस कंडीशन में मिलेंगे जब a1/a2, b1/b2, c1/c2 बराबर होगा। ठीक, लेकिन a1 कंडीशन ये भी तो हो सकती है कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2, कंडीशन ये भी तो हो सकती है। हाँ, तो आप कहोगे कंडीशन अगर ये होती थी तो हम क्या कहते थे, पैरेलल लाइन मिलती थी, पैरेलल लाइंस मिलती थी। देखो आगे के कुछ सवाल हैं जो टोटल मतलब बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, तो इसीलिए हम एक एक चीज़ यहाँ पर सीख रहे हैं, पैरेलल लाइंस। और पैरेलल लाइंस का क्या मतलब होता है, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। यहाँ पर इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक, यहाँ पर नो सॉल्यूशन। बेसिकली एक तरह से रिवीजन हम कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा एक कंडीशन और हो सकती है, ऊपर हम लिखते हैं
A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2। ठीक है, ये भी तो कंडीशन हो सकती है कि A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। इस केस में क्या होगा? इस केस में इंटरसेक्टिंग लाइंस मिलेंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस मिलेंगी। अगर लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो वन सॉल्यूशन मिलेगा। तो डिफरेंट केसेस में आपने समझा कि A1 अपॉन A2 यानी B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 के रेशो से ही आप समझ गए कि कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिलेंगे। एक सॉल्यूशन मिलेगा या इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे या कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, कोइंसिडेंट लाइन होंगी या पैरेलल लाइंस होंगी। इसी से आप पता लगा लेते थे इक्वेशंस को देख के। तो भाई इक्वेशंस को देख के बताओ ये इसमें क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी या पैरेलल होंगी या कोइंसिडेंट होंगी, क्या कंडीशन होगी, इक्वेशंस को देख के बताओ। तो आप इक्वेशन देखें, आपने कहा तुरंत A1 अपॉन A2 यानी 2 अपॉन 5 और 4 अपॉन 11 और है -10 कांस्टेंट और -10 और 14। ठीक है, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 2 पंची 10, ऊपर 5 है, यानी बेसिकली ये क्या है -5 अपॉन 7। लेकिन A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, ये तो इक्वल ही नहीं। और ये कंडीशन कहाँ पर है? ये कंडीशन तो यहाँ पर है, यानी इंटरसेक्टिंग लाइन, इसका मतलब एक सॉल्यूशन मिलेगा। ये जो दोनों इक्वेशन हैं जब आप इनको सॉल्व करोगे तो वन सॉल्यूशन मिलेगा, एक जगह पर इंटरसेक्ट करेंगी, ये एक जगह पर इंटरसेक्ट करेंगी, एक सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, अच्छा एक छोटी सी बात अब यहाँ और सीखना है। छोटी सी बात क्या सीखना है कि जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो एक सॉल्यूशन मिलता है, जब दो लाइन कोइंसिडेंट होती हैं तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिलता है। कहने का मतलब यह है कि सॉल्यूशन जब मिलता है, जब भी सॉल्यूशन आपको मिलेगा तो उस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को बोलते हैं कंसिस्टेंट। तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोले इंटरसेक्टिंग लाइन वन सॉल्यूशन मिले या एक भी सॉल्यूशन मिल जाए तो उस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को बोलते हैं कंसिस्टेंट। तो इसे बोलेंगे कंसिस्टेंट। इस तरह का भी सवाल आगे आपके बुक में दिया गया है, तो इसीलिए हम पढ़ रहे हैं। तो सिस्टम इसे कंसिस्टेंट बोलेंगे। चलिए यहाँ बात करते हैं, यहाँ तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है तो यहाँ भी कंसिस्टेंट है। यानी सॉल्यूशन अगर आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्यूशन दे रही हैं तो आप कंसिस्टेंट सिस्टम को बोलते हैं, कंसिस्टेंट सिस्टम। लिख नहीं रहे, सिस्टम नहीं लिख रहे, लेकिन कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है। यानी ये क्या है? कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन, वन सॉल्यूशन मिल रहा है हमें। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देखो कोई सॉल्यूशन नहीं है तो इनकंसिस्टेंट, तो यहाँ पर इनकंसिस्टेंट होगा, इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो इस कंडीशन में क्या होगा? इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पर पैरेलल है, कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि यहाँ इनफाइनाइट सॉल्यूशन, यहाँ वन सॉल्यूशन, जहाँ भी सॉल्यूशन मिलेगा कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होगा। ठीक है, तो ये बताइए ये क्या है? तो इसमें एक सॉल्यूशन है, तो हम क्या कह सकते हैं कि इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 क्या है? कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। और जहाँ सॉल्यूशन नहीं मिलता है, पैरेलल लाइंस होती है, वहाँ सॉल्यूशन नहीं मिलता है, तो वहाँ पर हम कहते हैं इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। पूरा रिवीजन कंप्लीट हो चुका है। अब आप जो सवाल आगे आने वाले हैं इनको बिल्कुल आप उड़ा दोगे, देख के आप केवल ऐसे ही, आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं होगी, ऐसे ही देख लोगे। जैसे पहला सवाल अगर हम देखें, क्वेश्चन नंबर 2 में हम अगर लाए हैं, पहला सवाल अगर हम देखें 5x, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल्स टू 0 और 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल्स टू 0। ये जो पहला सवाल है ये क्या है, ऐसे बताएं आप। तो आप देखो 5/7 आएगा और 4/6 यानी 2/3 और 5/7 2/3 और 8/9, ये आपस में बराबर है नहीं, तो हम समझ गए क्या हो गया है, ये हो गया कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन। मतलब एक इंटरसेक्टिंग लाइंस मिलेंगी, एक इंटरसेक्टिंग लाइन मिलेगी, कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन होगा। ठीक है, लेकिन कुछ लोग समझ में ना आए, कुछ लोगों के समझ में नहीं आया होगा, तो हम इसे एक सवाल को हम यहाँ पर सॉल्व करके दिखाते हैं। ठीक है, तो वही जो क्वेश्चन अभी हमने ऐसे सॉल्व किया है उसको लिख के सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट देखिए, पहले पार्ट में दो इक्वेशन दे रखी हैं आपको, 5x माइनस 4y, 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0।
दो इक्वेशन दे रखी हैं आपको, ठीक है, दो इक्वेशन दे रखी हैं और आपसे पूछा क्या गया है कि ऑन कंपेयरिंग रेशियो कंपेयर करके बताओ कि फाइंड आउट द लाइन रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट पैरेलल और कोइंसिडेंट, यही सब बताना है सिर्फ आपको। तो आप देखो रेशियो कंपेयर करोगे या सीधे आप, तो आप लिखोगे 5/7 -4/6 और 8/9, ठीक है, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो आप लिखोगे 5/7 2/3 -2/3 8/9, ठीक। ये इसके बराबर नहीं है, ये इसके बराबर नहीं है, तो हम यहाँ कहाँ कह देंगे कि इंटरसेक्टिंग लाइंस मिलेंगे, ठीक है। ये कंडीशन किसकी होती थी, इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन। तो द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर इंटरसेक्टिंग लाइंस, तो वन सॉल्यूशन मिलेगा। अगर नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछ लेता, मान लो कि इसको देख के आपसे पूछ रहे हैं बताओ नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताओ, तो आप कहोगे वन सॉल्यूशन। इंटरसेक्टिंग लाइन है, इंटरसेक्ट करेंगे तो एक ही जगह इंटरसेक्ट करेंगे दो लाइन, तो वन सॉल्यूशन मिलेगा। आपसे पूछो बताओ गिवन पेयर ऑफ लाइंस कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, तो गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इनकंसिस्टेंट है ना 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 ना, इंटरसेक्टिंग लाइन है, एक सॉल्यूशन है, एक भी सॉल्यूशन अगर मिल गया तो कंसिस्टेंट हो गया, तो इसे क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट सिस्टम, कंसिस्टेंट। हालांकि इसमें पूछा नहीं है, इससे आगे के सवालों में पूछा है, वन सॉल्यूशन मिलेगा। आपसे ना तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछा है ना तो कंसिस्टेंट सिस्टम पूछा है, लेकिन हम ये इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि आगे की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो आपको तो सिर्फ यहीं तक लिखना है, लेकिन ये आप समझ सकते हो कि इस क्वेश्चन से आगे का सवाल इसी पे है कि कंसिस्टेंट है द गिवन पेयर ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन या नहीं है कंसिस्टेंट, ठीक है। तो एक सवाल तो हम सॉल्व कर लिए हैं और सवाल इतने सरल हैं कि आप अच्छे से ये सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो ये सारे सवाल हो जाएंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो, यहाँ भी रेशियो कंपेयर करना है। फाइंड आउट वेदर द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट एंड और इनकंसिस्टेंट है। वही चीज़ है, आपसे पूछा गया है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट है। बहुत ही सिंपल है। जैसे हम यहाँ पर एक क्वेश्चन नंबर 3 हम क्वेश्चन लगा करके दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हम सॉल्व करते हैं और देखो कितनी सिंपल तरीके से सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3, और हम बता पाएंगे कि कंसिस्टेंट है कि नहीं है। कंसिस्टेंट होगा तो सॉल्यूशन होगा, हो सकता है एक सॉल्यूशन, हो सकता है पेयर ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो, लेकिन अगर सॉल्यूशन नहीं है तो इनकंसिस्टेंट है, ठीक है सिस्टम। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा पार्ट हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। अरे इतना सिंपल है, इस तरह से हम सॉल्व करेंगे कि आप बाकी के जितने सवाल हैं वो ऐसे उड़ा देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 हम लगाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 हम सॉल्व करते हैं और पार्ट नंबर 3 से आप ये समझ पाओगे कि कैसे हम सिस्टम ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को कंसिस्टेंट या फिर इनकंसिस्टेंट लिखते हैं। पार्ट नंबर 3 सवाल लिखते हैं, 3/2x प्लस 5/3y प्लस 5/3y -7 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 1 आपको दे रखा है, ठीक है। दूसरा इक्वेशन जो आपको दे रखा है 9x माइनस 10y माइनस 14 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 2 आपको दे रखा है, ठीक है। दो इक्वेशन है, आपसे पूछा है कंसिस्टेंट है या नहीं है। तो देखिए बहुत सिंपल है, कंसिस्टेंट है कि नहीं। a1/a2 निकालना है, b1/b2 निकालना है। देखिए इस सिस्टम को सॉल्व तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन और सिंपल बनाने के लिए आप क्या करो, इस पहली वाली इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई करो, इधर 6 से मल्टीप्लाई करो, इधर 6 से, तो आप कहोगे 6 से मल्टीप्लाई किया। 6 कोई स्पेशल नंबर है क्या, जब इस तरह से सॉल्यूशन इक्वेशन आएंगे तो हम 6 से मल्टीप्लाई कर दिया करेंगे। कोई स्पेशल नंबर है क्या 6 से, या कोई प्रिंसिपल है 6 से मल्टीप्लाई करना है। आपको 6 कैसे पता चल गया, तो 6 देखो हमें क्यों हम 6 से बोल रहे हैं। 2 और 3 का एलसीएम क्या है, तो कहोगे 2 और 3 का एलसीएम 6 है, 3 2 6 है, तो उसी एलसीएम से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि 6 से मल्टीप्लाई अगर आप करोगे तो ये भी जो फ्रैक्शन में है ये भी आपको नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये भी जो फ्रैक्शन में ये भी नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर हम इजीली जो है कंपेयर कर पा रहे होंगे, ठीक है। तो हम फ्रैक्शन में चाहते नहीं, क्योंकि फ्रैक्शन में हम क्यों कैलकुलेट करना चाहें, उसमें समय लग जाएगा। हम फ्रैक्शन में नहीं चाहते हैं, हम नंबर में जाते हैं। a1/a2 b1/b2 डाइट कर दे, इसलिए 3 2 6 यानी 6 से ऊपर वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई करो। तो 6 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं इस वाली इक्वेशन को
इधर भी 6 से करते हैं तो 6 0 0 हो गया, इधर मल्टीप्लाई करते हैं। अगर आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 3 जा 6 है, ये 3 आ जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा, यानी 9x हो जाएगा। ठीक, प्लस देखो 6 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो 3 2 जा 6 और 2 5 जा 10, इसका मतलब 10y, समझ रहे हैं। ठीक, 6 से मल्टीप्लाई करो 6 7 42 यानी 42, ये 0, यानी ये इक्वेशन ये हो जाएगी। क्या कोई फर्क पड़ा इस इक्वेशन पे? नहीं कोई फर्क पड़ा, क्योंकि 6 से इधर भी मल्टीप्लाई किया, 6 से उधर भी मल्टीप्लाई किया, और 6 को 0 से मल्टीप्लाई करो तो 0 आएगा ना, कोई फर्क नहीं पड़ा। ये इक्वेशन क्या सेम है क्या? हाँ बिल्कुल सेम है, ये बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो ये इक्वेशन बिल्कुल सेम है, लेकिन एक हमारा काम बन गया क्या, नंबर में आ गए, फ्रैक्शन खत्म हो गया। अब देखो हम कंपेयर कर पाएंगे इसको और इसको कंपेयर करते हैं। आइए a1/a2, तो देखो ऊपर वाला 9 है a1 और a2 कितना है 9 है, b1 कितना है 10 है, ये कितना है 10 है, फिर ऊपर 42, माइनस का माइनस साइन होता है तो माइनस ही लेते हैं। ठीक है, ये कितना है 14, तो साइन अगर माइनस होता है तो माइनस ही लेते हैं उस कंडीशन में। यहां पर -10 है तो सवाल में -10 ही लिखा हुआ है। सवाल में -10 लिखा हुआ है। ठीक है, तो कैंसिल करते हैं, यहाँ 1/1 आ गया, ये कैंसिल करो तो यहाँ भी 1/1 आ गया, लेकिन यहाँ निगेटिव आ गया, फिर ये कैंसिल करो, यहाँ भी 1/1 आ गया। तो अब बताइए ये कौन सी कंडीशन बनी, ये कौन सी कंडीशन बन गई है? तो देखो यहाँ पर 1/1 इज नॉट इक्वल टू 1/1 और -1/1 इज नॉट इक्वल टू दिस, तो ये तो इक्वल ही नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब वो इंटरसेक्टिंग लाइन्स होंगी, लाइन इंटरसेक्टिंग होंगी ना। इसका मतलब अगर लाइन इंटरसेक्टिंग होगी तो सॉल्यूशन मिलेगा, और सॉल्यूशन मिलेगा तो सिस्टम कंसिस्टेंट हो गया, सिस्टम कंसिस्टेंट हो गया। तो सिस्टम क्या होगा? कंसिस्टेंट होगा, क्योंकि सॉल्यूशन मिल गया ना भाई। 9/9 ये हो गया 1/1, 9 1 9। ठीक है, और 10 को 10 से कैंसिल करोगे तो -1/1, 14 त्या, ये गलती हो, लिटिल मिस्टेक, 14 या 42। ठीक है, 3 तो ये कैंसिल हो गया, ये आपस में बराबर नहीं है। अगर ये आपस में बराबर नहीं है तो सिस्टम क्या हो गया? कंसिस्टेंट सिस्टम हो गया। क्यों कंसिस्टेंट हो गया? क्योंकि आपस में बराबर नहीं है तो वन सॉल्यूशन मिलेगा, एक भी सॉल्यूशन अगर मिल गया तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या हो गया? कंसिस्टेंट हो गया। जब तक नो सॉल्यूशन ना आए, क्योंकि नो सॉल्यूशन आएगा तब हम कहेंगे इनकंसिस्टेंट। तो क्वेश्चन नंबर 3 तो हमने सॉल्व कर दिया, बहुत ही इजीली तरीके से सॉल्व हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 ऐसे ही आपको सारे सवाल यहाँ पर पार्ट नंबर 3 में आपको करने हैं, बहुत सिंपल है। तो आई होप आप कर पाओगे, क्योंकि ऐसा हमने सिस्टम ही बनाया है, ऐसा बिल्कुल सिंपल वे में समझाया ही है कि आप कर लोगे सारे सवाल। ठीक है, तो अगले सवाल पे मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। यानी इस बार क्या बताना है, कंसिस्टेंट है कि नहीं है, कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। अगर कंसिस्टेंट है तो सॉल्यूशन निकाल के दिखाओ ग्राफिकली, अगर इनकंसिस्टेंट है तो कोई बात ही नहीं। ठीक है, तो इनकंसिस्टेंट है या कंसिस्टेंट है ये तो आप बता ही दोगे। क्वेश्चन नंबर 4 तो बहुत ही सरल है, कंसिस्टेंट है कि नहीं है ये तो आप बता दोगे, लेकिन सॉल्यूशन कैसे निकालोगे? तो सॉल्यूशन वही एल्जेब्रिकली सॉल्यूशन निकाल के ग्राफिकली उस तरह से बना के आपको सॉल्यूशन वही निकालना है। तो जो अभी तक हम क्वेश्चन कर रहे थे तो ये सब सवाल इधर के बहुत सिंपल सवाल है। वही मैंने बताया ना कि एक्सरसाइज 3.2 के बहुत ही क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिंपल हैं, कोई टफ नहीं है। आपको कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट बताना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 को, क्वेश्चन नंबर 4 में हम 4 का फोर्थ पार्ट हम करते हैं, 4 का फोर्थ पार्ट। बाकी ऊपर के आप 1 2 3 पार्ट करिएगा, चौथा पार्ट हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं कि कितना सिंपल है सवाल है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का हम चौथा पार्ट लगाते हैं और समझते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 का चौथा पार्ट कैसे सॉल्व करेंगे। 2x - 2y - 2 = 0, 2x - 2y - 2 = 0, 4x - 4y 4x - 4y 4x - 4y - 5 = 0। ठीक है, 4x - 4y - 5 = 0।
ये इस तरह से लिखा हुआ है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन पेयर ऑफ लिखा हुआ है, और आपको बताना है कंसिस्टेंट है कि नहीं है। अगर कंसिस्टेंट होगा सिस्टम ऑफ इक्वेशन तो हम सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, अगर नहीं होगा तो सॉल्यूशन क्या फाइंड करने की जरूरत। तो समझते हैं कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट निकालने के लिए हम रेशियो को कंपेयर करेंगे। तो 2/4 इज इक्वल्स टू -2/-4, भाई इनके कोफिशिएंट लिखने होते हैं, और यहाँ पर आ गया -2/5, -5, यही तो आया। 2 दूने 4, 2 दूने 4, कैंसिल होगा? नहीं कैंसिल नहीं होगा। ये 2 और बटे 5 कैंसिल नहीं होने वाला है, 2 और बटे 5 कैंसिल नहीं होने वाला है, ये तो ऐसा ही लिखा रहेगा। ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस यहाँ से भी कैंसिल हो जाएगा। तो देखो ये लिख पाओगे आप 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज नॉट इक्वल टू 2/5। ये कौन सी कंडीशन होती है? तो आपको ये कंडीशन जो होती है वो पैरेलल इक्वेशन की होती है, पैरेलल लाइंस की इक्वेशन होती है। पैरेलल लाइंस होती हैं, अगर दोनों दी गई लाइन पैरेलल्स हैं तो नो सॉल्यूशन, अगर नो सॉल्यूशन है तो इनकंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट सिस्टम। अगर इनकंसिस्टेंट सिस्टम है तो सॉल्यूशन निकालना है, नहीं निकालना है तो हम नहीं निकालेंगे, इनकंसिस्टेंट सिस्टम। अगर आप क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर से 1 to 3 पार्ट लगाओगे तो हो सकता है कि कुछ सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट हो जाएं, तो आपको उस केस में सॉल्यूशन निकालने की ज़रूरत है, ग्राफिकल सॉल्यूशन, और जो हमने पहले के क्वेश्चंस में आपको सिखाया है बहुत अच्छे से और बहुत ही डीप में। क्वेश्चन नंबर 1 तो बहुत ज़्यादा टाइम लेके सिखाया, तो आप उस तरह से कर पाओगे, ठीक है। तो हमें नहीं लगता कि अब ज़रूरत है कि हम आपको एक एक क्वेश्चंस लिख के एक एक सॉल्यूशंस, एक एक चीज़ ग्राफिकल बार बार उसी को समझाएं। क्यों? इससे क्या होता है कि आप सोचना कर दोगे बंद, और सोचना अगर आपने बंद कर दिया तो फिर सवाल सीख नहीं पाओगे मैथमेटिक्स। और मैथमेटिक्स का मतलब ये है कि हम सीखें, अपना दिमाग भी यहाँ पर चलाएं। ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चंस एक वीडियो में, सारे क्वेश्चंस जो भी टीचर आपको सारे के सारे क्वेश्चन बता रहा है वो बहुत अच्छा कर रहा है, बिल्कुल नहीं, वो बहुत बेकार कर रहा है। सारे सवाल नहीं बताने चाहिए, कुछ सवाल छोड़ देने चाहिए ताकि आप अपना दिमाग खुद लगाओ, तभी तो सीख पाओगे। तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 4 का चौथा पार्ट यहाँ कंप्लीट होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को अच्छे से समझाते हैं आपको। क्या सवाल नंबर 5 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 meter more than its width, whose length is 4 meter more than its width is 36 meter, find the dimension of the garden। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 को अच्छे से समझते हैं। आइए, एक कोई रेक्टेंगुलर गार्डन है इस तरह से, इस रेक्टेंगुलर गार्डन्स में आपको बता के क्या रखा है कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। ठीक है, ये जो 36 मीटर आपको दे रखा है, ये रेक्टेंगुलर गार्डन का जो पेरीमीटर है टोटल उसका आधा दे रखा है, तभी तो क्या रखा है हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन वॉज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स वेथ। तो अगर वेथ, अगर मान लो ये चौड़ाई x मीटर है, ये चौड़ाई x मीटर है, तो लेंथ क्या होगी x + 4 मीटर हो जाएगी, क्योंकि 4 मीटर चौड़ाई, ये जो लंबाई है 4 मीटर ज़्यादा है इससे। ठीक है, तो हम ये क्या कह पाएंगे, हम ये क्या कह पाएंगे कि इसका पैरामीटर क्या होगा। तो पैरामीटर ये जो लेंथ होता है टोटल ये होगा। तो देखो x, तो ये कितनी है, ब्रेथ x है, और लेंथ कितनी है x + 4। ठीक है, और 2 टाइम्स l + b होता है, तो l लेंथ ये हो गया और ब्रेथ ये हो गया, लेंथ प्लस ब्रेथ, और उसका 2 टाइम्स कर दो तो ये पैरामीटर होता है, ये पैरामीटर होता है किसका, रेक्टेंगुलर का। लेकिन ये जो 36 दे रखा है ना, ये तो पूरा पैरामीटर नहीं, ये आधा पैरामीटर है। अगर आधा पैरामीटर है तो इसका हम आधा 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ये 36 के बराबर हो जाएगा, ये 36 के बराबर हो जाएगा, है बराबर हो जाएगा। ठीक, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब x + 4 इज इक्वल टू 36। तो 2x + 4 इज इक्वल टू 36, तो कितना आएगा 2x बराबर हो जाएगा 36 - 4, ये कितना हो गया 32, और 2x। तो यहाँ से आप ये कह पा रहे होंगे
कि x की वैल्यू 32/2 और ये कितना आ गया 16, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 16 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू 16 आ गई। ठीक है, इसका मतलब इस रेक्टेंगुलर फील्ड का जो ब्रेथ है वो कितना है 16 मीटर है और इसका जो लेंथ है वो 16 + 4 यानी 20 मीटर है। तो जो ये लेंथ है ये कितना है 20 मीटर और ब्रेथ जो है वो 16 मीटर है। ठीक है, 16 मीटर है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन, तो बस डायमेंशन तो निकल आए भाई, ब्रेथ हो गई 16 मीटर और लेंथ हो गई 20 मीटर, तो यही डायमेंशन होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 आई होप आपको समझ में। ये जो आपको 36 मीटर दे रखा है ना, ये पहले ही बता रखा है हाफ द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन, ये आधा है। तो अगर ये 2l+b होता है तो 2l+b ये तो पूरा आ गया भाई। लेंथ लिखोगे, फिर ब्रेथ ऐड करोगे, फिर लेंथ ऐड करोगे, फिर ब्रेथ ऐड करोगे तो 2l+b, ये तो पूरा हो गया। आधा कर दिया तो 2 से डिवाइड कर दिया, आधा हो गया, आधा दे रखा था हमें, यहाँ से हम निकाल सकते थे। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। आपको एक इक्वेशंस दे दिया गया है, गिवन द लीनियर इक्वेशंस। इक्वेशंस क्या है क्वेश्चन नंबर 6 में? इक्वेशंस जो आपको दिया गया है 2x + 3y - 8 = 0, ये आपको एक इक्वेशन दे दिया गया है। राइट अनदर लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म्ड इज इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइंस और कोइंसिडेंट लाइन। अच्छा, एक इक्वेशन से आपको अपने तरफ से लिखना है, मतलब आपको बताया गया है, जैसे मान लो पहला सवाल है कि इंटरसेक्टिंग लाइंस, यानी एक इक्वेशन ऐसी लिखो इसके अकॉर्डिंग जो इंटरसेक्टिंग लाइंस हो, एक इक्वेशन। दूसरा सवाल है कि एक इक्वेशन ऐसी लिखो इसको देखकर जो पैरेलल लाइंस हो। ठीक है, और एक इक्वेशन यहां पर लिखो जो है जो कोइंसिडेंट लाइन हो। कोइंसिडेंट लाइंस फॉर्म हो। ठीक है, ये सवाल है। तो ये इक्वेशन आपके पास है। अच्छा, इंटरसेक्टिंग लाइंस होने के लिए क्या कंडीशन होती है कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। इसका मतलब आपको करना क्या है इंटरसेक्टिंग लाइंस लिखने के लिए, जैसे हम यहां पर लिख दें 5x + 2y + 10 = 0। तो बताइए ये इक्वेशन सही है कि नहीं है? यानी ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्टिंग लाइंस देंगी कि नहीं देंगी? अरे भाई इंटरसेक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे एक पॉइंट पर? तो आप देखो a1/a2 b1/b2 c1/c2 निकाल लो तुरंत। तो इन दोनों का अगर a1/a2 निकालते हो तो 2 इसका कोएफिशिएंट और इसका कोएफिशिएंट 2/5। ठीक है, चलिए देखते हैं 3 और यहाँ पर 2, 3/2, फिर -8 और इसका कितना है 10, यानी 4/5। कैंसिल करोगे -4/5। ठीक है, क्या ये आपस में बराबर है? ना तो ये बराबर है ना तो ये बराबर है। अगर आपस में बराबर नहीं है तो ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है। अगर ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है तो एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देंगी, एक सॉल्यूशन देंगी। आपको बताना था इंटरसेक्टिंग एक ऐसी इक्वेशन जो इसके साथ में वो इंटरसेक्टिंग लाइंस फॉर्म करे। तो ये इक्वेशन है। तो आप कहोगे यहाँ पर क्या एक ही लाइन है? ये लाइन आपको कैसे पता चली ये लाइन? अरे कोई भी लाइन लिख दो आप, यहाँ पर कोई भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस होंगी जो इसके साथ इंटरसेक्ट करेंगी। बस एक बात का याद रखना, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होना चाहिए। अगर a1/a2 और b1/b2 इक्वल हो गया तो कहाँ होंगी? तब तो पैरेलल लाइंस हो गई ना। अगर हम यहाँ पर हम ये लिख दें कि 4x, अगर हम यहाँ पर लिख दें 6x 9y माइनस या +10 = 0। अब बताओ ये वाली इक्वेशन क्या इंटरसेक्ट करेंगे? तो हमें पता करने के लिए आपको करना क्या होगा, ऊपर आप देखो 2/6 और 3/9
भाई इसका कोफिशिएंट 3 है, इसका कोफिशिएंट 9 है, और ये है -8/10। अब देखो 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, और 4 -4/5। तो अब देखो यहाँ पर ये a1/a2 यानी 1/3 और ये 1/3 इक्वल हो गया। अगर ये a1/a2 b1/b2 इक्वल हो गया तब तो पैरेलल से मिलेंगी, तब तो पैरेलल लाइन से मिलेंगी, और पैरेलल लाइन से मिल गई तो सॉल्यूशन तो होता नहीं है वहाँ पर, फिर इंटरसेक्टिंग लाइंस कैसे लिखोगे आप? तो ये चीज़ आपको यहाँ से चेक करना है। इसका मतलब क्या होगा कि क्या ये लाइन हो सकती है इसके इंटरसेक्टिंग में? बिल्कुल नहीं हो सकती है। बस यही की चीज़ चेक करनी है, a1/a2 b1/b2 इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर ये इक्वल हो गए तो पैरेलल लाइंस होगी, फिर ये इक्वेशंस नहीं बन पाएंगी। इसलिए आपसे कहा गया था इंटरसेक्टिंग लाइंस लिख लेंगे, इनफाइनाइट नंबर कुछ भी लिख दो आप, कोई दिक्कत नहीं है, बस ये रेशियो जब निकालो तो ये इक्वल नहीं होना चाहिए। अब आप ये सोच लो कि क्या लिखना है। आपको कोई ज़रूरी थोड़े ना है कि आप जो आंसर में है, जो इसके इंटरसेक्टिंग लाइंस के इक्वेशन है वो इसके बराबर ही लिखो। तो हमने तो अपना लाइंस की इक्वेशन लिख दी, आप भी कुछ लिख सकते हो। अच्छा, अब इसके अकॉर्डिंग एक इक्वेशन लिखनी है जो इसके पैरेलल्स हो। तो पैरेलल होने के लिए क्या होता है? पैरेलल होने के लिए हमने लिख दिया 4x। पैरेलल होने के लिए हमने क्या किया? हमने लिख दिया 4x प्लस 6y प्लस 10 प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन देखिए, ये इक्वेशन हम ये कह रहे हैं कि ये इक्वेशन इस इक्वेशन के पैरेलल है। तो आपको पैरेलल है, कैसे पैरेलल है? चलो देखते हैं, a1/a2 निकालते हैं। तो 2 4 3 यहाँ पर है, 6 यहाँ पर है, -8 वहाँ पर है, 7 यहाँ पर है। तो आप देखिए 1/2, और आप यहाँ पे देखो 1/2। अगर अब देखो a1/a2 और b1/b2 इक्वल हो गए, इसका मतलब पैरेलल लाइंस हो गई। इसका मतलब ये लाइन से ये लाइन पैरेलल होंगी, कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता है पैरेलल लाइंस में, ठीक है। अभी पैरेलल लाइंस जो होती हैं वो ऐसे होती है ना, तो इसमें सॉल्यूशन कहाँ मिल जाएगा? कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जब तक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ना हो, यही तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम सॉल्यूशन कहते हैं, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ना हो तो सॉल्यूशन कहाँ से मिल जाएगा? इसलिए यहाँ पर a1/a2 और b1/b2 जब बराबर होता है तो पैरेलल लाइंस होती हैं, इसलिए ये इक्वेशन पैरेलल लाइंस फॉर्म करेंगी, ठीक है। ये दोनों इक्वेशंस पैरेलल लाइंस फॉर्म करेंगी। तो हमने पैरेलल लाइंस की इक्वेशन लिख दी। अच्छा, अब एक सवाल हमारे पास बचा है कोइंसिडेंट लाइंस की इक्वेशंस लिखना। कोइंसिडेंट लाइंस, पैरेलल लाइंस में ये देखना होता है कि ये रेशियो जो है a1/a2 और b1/b2 बराबर होना चाहिए, ठीक है। पैरेलल लाइंस की कंडीशन होती है, जैसे इंटरसेक्टिंग लाइंस की कंडीशन क्या होती है कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। पैरेलल लाइंस की कंडीशन होती है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, ठीक है। ये कंडीशन होती है, c1/c2 के इक्वल नहीं हो। और कोइंसिडेंट की कंडीशन होती है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। इसमें तीनों इक्वल होना चाहिए, सब बराबर होना चाहिए। तो हम पहले कोइंसिडेंट लाइन की इक्वेशन लिखने जा रहे हैं। कोइंसिडेंट लाइन की इक्वेशन क्या होगी? 8x ये इक्वेशन है कोइंसिडेंट लाइंस की इक्वेशन। आप कहोगे कैसे ये इक्वेशन है? तो देखिए इक्वेशन कैसे हैं, ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन कोइंसिडेंट इक्वेशन है। आप कहोगे कैसे हैं? चलो हम चेक करते हैं। ये कंडीशन हुई तो भी हम मानेंगे, ठीक है। तो देखो 2/8 इज इक्वल टू 3/12 इज इक्वल टू -8/32, यही तो है, ठीक है। 2 4 जा 1/4 आ गया, 3 4 जा 1/4 हो गया, माइनस माइनस कैंसिल, 8 4 जा 1/4, तो 1/4 1/4 1/4 a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। इसका मतलब ये लाइंस जो है इस लाइन के दी गई लाइंस के कोइंसिडेंट है, कोइंसिडेंट है, क्योंकि ये कंडीशन फॉर्म हो रही है। तो बस कोइंसिडेंट लाइन की इक्वेशन लिख दिया। तो इस तरह से आप लिखोगे, ठीक है। इन चीज़ को आप चेक करके ही इक्वेशंस आप लिखोगे, ठीक है। बेसिकली क्या है कि हम इस इक्वेशन को अगर किसी भी लाइन के अकॉर्डिंग हमें
कोइंसिडेंट लाइन लिखनी होती है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके लिख दो, 3 से मल्टीप्लाई। बेसिकली आप देख रहे होंगे कि जब हम यहाँ पर अगर हम यहाँ पर 4 कॉमन ले लें, 4 कॉमन ले लें तो देखो यही इक्वेशन है। कोइंसिडेंट लाइन का मतलब ये होता है कि एक ही इक्वेशन होती है, एक स्पेसिफिक मल्टीपल से मल्टीप्लाई करना होता है बस। तो एक ही इक्वेशन है यहाँ पर, ये देखो दोनों के दोनों, एक पर्टिकुलर नंबर 4 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया है, एक ही इक्वेशन होती है। और पहला लाइन्स ड्रा करने के लिए ये बात को ध्यान में रखना होता है कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 होना चाहिए। तो ये हमने इस बात का ध्यान रखा कि a1/a2 b1/b2 c1/c2 इक्वल नहीं होनी चाहिए थी, ये इक्वेशन लिख दी। आप देखो, तो इस तरह से आप सवालों को लगाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर कंप्लीट होता है। अगला क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? ड्रा द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0 and 3x plus 2y, 3x plus 2y, 3x plus 2y minus 12 equals to 0. Determine the coordinate of the vertices of the triangle formed by these lines and the x-axis and set the triangular region. देखिए क्वेश्चंस पढ़ने में थोड़ा सा कठिन लग रहा है, लेकिन क्वेश्चंस बहुत सरल है। देखिए कैसे सरल। ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ठीक। ये यहाँ पर ओरिजिन है, यहाँ पर ओरिजिन है। सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे कि इन दोनों लाइंस को यहाँ पर ड्रा करते हैं। तो सबसे पहले पहली लाइंस की बात करते हैं, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। इस लाइन को यहाँ पर ड्रा करने का क्या तरीका है कि x की वैल्यू 0 रख दो। x की वैल्यू 0 रखोगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 0 माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू आ गई 1, ठीक है। y की वैल्यू आएगी तो जो किस पॉइंट से ये लाइन पास करेगी, तो ये पास करेगी 0,1 से पास करेगी। अच्छा एक बार क्या करो, y की वैल्यू 0, एक बार x की वैल्यू 0, एक बार y की वैल्यू 0 हो गई तो x वैल्यू -1 आएगी, तो ये -1,0, यानी इन दोनों पॉइंट से तो ये लाइन पास करेगी। ये वाली इक्वेशन जो है वो इन दोनों पॉइंट से पास करेगी। इन दोनों पॉइंट्स को बनाते हैं। 0,1 कहाँ पर होगा? तो x एक्सिस पर नहीं चलना है, 0,1 यहाँ पर कहीं होगा, और -1,0 तो -1 इधर होगा यहाँ पर कहीं, ठीक है। इस लाइन की इक्वेशन होगी 0,-1 और ये 0,1, ये -1,0 होना चाहिए, ये -1,0 होना चाहिए, ठीक है। ये लाइन होगी, ये लाइन की इक्वेशन क्या होगी? x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये तो हमने ड्रा कर लिया इस लाइन का इक्वेशन। दूसरी लाइन जो है उसका भी इक्वेशंस ड्रा करते हैं, मतलब उसका भी जो है ग्राफ ड्रा करते हैं। ग्राफ में दूसरी लाइन को, दूसरी लाइन है यहाँ पर 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो एक बार क्या करेंगे, x इक्वल टू 0 पुट करेंगे। x इक्वल टू 0 आपने पुट कर दिया तो कितना हो गया? 3 इंटू 0 प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, तो y ये तो 0 हो जाएगा, ये तो y की वैल्यू आएगी 12/2, 6। यानी पॉइंट कोऑर्डिनेट किस कोऑर्डिनेट से पास करेगी? तो 0,6 से पास करेगी। एक बार y की वैल्यू 0 रख दो, एक बार x की वैल्यू 0, एक बार y की वैल्यू 0 रखने से 3x प्लस 2 इंटू 0 माइनस 12 इज इक्वल टू 0, 3x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आएगी 12/3, 3 चौको 12, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई? 4। तो कोऑर्डिनेट किससे पास करेगी? 4,0 से, 4,0 से पास करेगी। तो आप यहाँ देख सकते हो कि ये जो लाइन है दूसरी वाली वो 0,6 से पास करेगी और 4,0 से पास करेगी। 0,6 कहाँ पर होगा? 0,6 यहाँ पर होगा कहीं भाई, 0,1 यहाँ, तो 0,6 यहाँ होगा, 0,6 यहाँ पर होगा, ठीक है। 0,6 यहाँ पर होगा। और दूसरा पॉइंट जिससे पास करेगी वो है 4,0,
4,0 मान लेते हैं कि कुछ यहीं पर होगा, 4,0 कुछ यहां पर होगा। ये किस लाइन का इक्वेशन है? ये है इक्वेशन 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो दोनों लाइन के इक्वेशन, ये जो दोनों लाइंस दे रखी हैं, लाइन L1 लाइन L2, दोनों लाइन का जो इक्वेशन है वो यहाँ पर हमने ड्रा कर लिया। ठीक, इतना तो सवाल हमें समझ में आता है और इतना सवाल आपको भी समझ में आना चाहिए अगर इस सवाल को समझना है तो। अगर नहीं समझ में आए तो 2-3 बार और पढ़ लीजिए, सवाल को समझ में आ जाएगा। और ये जो हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस निकाल के जो हमने लाइंस ड्रा की हैं, ये तो मेथड तो कई बार हम कर चुके हैं, तो इतना मेथड, ये मेथड तो हमें आना ही चाहिए अच्छे से कि कैसे लाइंस को ड्रा करते हैं। एक बार x को 0 रख के, एक बार y को 0 रख के लाइंस को ड्रा करते हैं। क्या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम बता सकते हैं? बिल्कुल नहीं बता सकते हैं। आप कैसे बताएंगे भाई? तो आप कहोगे x पे देखो इतना चला, y पे इतना चला, तो भाई कितना चला ना, बताओ ना कितना चला। तो आप क्योंकि मेजरमेंट लिया नहीं तो नहीं बता सकते ना। ठीक है, मेजरमेंट लिया नहीं तो बता नहीं सकते। अब सवाल को जरा हम पढ़ते हैं आगे। ठीक है, सवाल क्या है? ड्रा द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन दिस एंड दिस। ठीक है, दोनों इक्वेशन है, दोनों इक्वेशंस के ग्राफ ड्रा कर लिया है। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल। उस ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट डिटरमाइन करो, निकालो। फाउंड बाय दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सिस, यानी इन लाइंस से और एक्स एक्सिस से जो ट्राइंगल बना है, सेट द ट्रायंगुलर रीजन। जो ट्रायंगल बना है इन दोनों लाइन से और जो ट्रायंगल बना है एक्स एक्सिस से, इन दोनों लाइन से और एक्स एक्सिस से जो ट्रायंगल बना है उस ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स बताओ। तो इन दोनों लाइन से और एक्स एक्सिस से जो ट्रायंगल बना है वो कौन सा ट्रायंगल है? तो आप देखोगे कि वो ये वाला ट्रायंगल है, वो इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। वो इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं कि इन दोनों लाइन से और एक्स एक्सिस से जो ट्रायंगल बना हुआ है, तो यही तो ट्रायंगल बना हुआ है, और इसके कोऑर्डिनेट निकालने की बात कर रहे हैं। अब आप एक चीज ऑब्जर्व करो कि अगर ये ट्रायंगल हम कह दें ए बी सी है, ए बी सी है, तो बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट तो आपको पता है -1,0, और सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी आपको पता है 4,0। ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए आपको, और आपको पता है कि ए पॉइंट क्या है? इन दोनों पॉइंट का, इन दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, और इन दोनों लाइन को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर हम निकाल पाए तो ए के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे। और हमें निकालना बहुत अच्छे से आता है। कोई भी मेथड आप यहाँ पर लगा लो। इस बार हम यहाँ पर सब्सटीट्यूशन मेथड्स लगाएंगे। देखिए इक्वेशन नंबर 1 से, देखिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से हमने क्या किया, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0 था। हमने x की वैल्यू निकाली तो कितना आया, y माइनस 1। इस x की वैल्यू को हमने उठा के यहाँ पर रख दिया, इक्वेशन नंबर 2 में रख दिया। तो देखो कितना हो गया, x की वैल्यू को उठा के रख दिया तो x इक्वल्स टू y माइनस 1 है, तो यहाँ देखो y माइनस 1 लिख दिया। x की जगह लिख सकते हो आप 2y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो 3y माइनस 3 प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, 3 2 5y और 12 3 15 इक्वल्स टू 0। तो y की वैल्यू आ गई 15/5, तो 5 3 15, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू आ गई 3। अगर y की वैल्यू 3 आ गई तो x की वैल्यू क्या होगी, तो y की वैल्यू 3 यहाँ पर रख दो। अगर 3 है तो 3 माइनस 1, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2। x की वैल्यू 3 माइनस 1 2 हो गया ना, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2। और यही हो जाएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइंस, यानी इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिलेगा भाई। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइन यही तो है, ए है, और यही बताता है। तो x की वैल्यू 2 आ गई, x की वैल्यू 2 आ गई यहाँ पर, और y की वैल्यू 3 आ गई। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना मिला, 2,3, 2,3 मिला। ठीक है, तो इस जो ट्रायंगल है, इन दोनों लाइंस के थ्रू जो ट्रायंगल बना है, इन दोनों लाइंस के थ्रू ट्रायंगल, भाई इस वाली लाइन को ड्रा हमने किया, ऐसे ड्रा किया, इस वाली लाइंस को ये वाली लाइन से, और एक्स एक्सेस जो है वो ये है, इसके बीच में ये ट्रायंगल बना, इस एरिया को हमने सेट भी कर दिया। भाई सेट करने को बोलता एंड सेट द ट्रायंगुलर रीजन, हमने सेट कर दिया ट्रायंगुलर रीजन को। और पूछा क्या था कि डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फाउंड बाय दिस लाइन से। कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस, कोऑर्डिनेट्स बताने थे। तो वर्टेक्स से, एक वर्टेक्स ये थी, एक वर्टेक्स ये थी, एक वर्टेक्स, दो वर्टेक्स के तो पहले से ही कोऑर्डिनेट पता थे।
एक के बताने थे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल के बता दिया। तो तीनों वर्टेक्स पता करें, एक के वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट होंगे 2,3, दूसरा होगा -1,0 और तीसरा होगा 4,0। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, बहुत सरल क्वेश्चंस भी नहीं है और बहुत कठिन भी नहीं है। यहाँ पर जो हमने मेथड लगाया है वो सब्स्टिट्यूशन मेथड है। सब्स्टिट्यूशन मेथड आप जानते होंगे कि इक्वेशन नंबर 1 से x की वैल्यू निकाल लो या y की वैल्यू निकाल दो, और जो वैल्यू निकले इस वैल्यू को x की वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर 2 में रख दो, सॉल्व हो जाता है। ये सब्स्टिट्यूशन, यानी कि क्योंकि हाँ हमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है एक इक्वेशन से वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन में, इसीलिए इसका नाम रखा गया था सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि आपको आज के जो एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चंस हैं ये आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। सारी डिटेल में सवाल हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं और आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है और डाउट ऐसा है कि आपको समझ में नहीं आ रहा कुछ ऐसा, तो आप कमेंट बॉक्स में आप अपने डाउट को टाइप करें। जब हम देखेंगे तो उस पर भी अलग से एक वीडियो बना देंगे, या फिर कोई एक जो भी यहाँ पर हो सकता है हम यहाँ पर आगे चैप्टर के बाद एक वीडियो बनाएंगे। ठीक है, लेकिन डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा हमने यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है कि सवाल ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा, बहुत ज़्यादा कठिन सवाल नहीं है। और यहाँ से एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट होती है। सबसे सरल ये एक्सरसाइज है इस चैप्टर की। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम जो है यहाँ पर अगला जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो कि हमने सारे मेथड सीख लिए हैं, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड के बेस्ड पर जो एक्सरसाइज आपको दी गई है 3.2 के बाद 3.2 ऑब्वियसली हम सॉल्व करेंगे। तो अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज ही सॉल्व करेंगे 3.2 और सब्स्टिट्यूशन मेथड को एक बार और सीखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।